हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्यारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। यदि आप कभी यूजीसी नेट या जेआरएफ के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और आज जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या होता है यूजीसी नेट के बारे में समस्त जानकारी को आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि यूजीसी नेट आखिर होता क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम फीस क्या होती है, और क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के क्या फ़ायदे हैं और साथ ही साथ क्या इसको पास करने के बाद हमको जॉब लगेगी। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। एक एक से सारी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यूजीसी नेट या जेआरएफ क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझने के प्रयास करते हैं। जो यूजीसी है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये देश के जो विश्वविद्यालय होते हैं उन पर नियंत्रण रखने की एक सर्वोच्च संस्था होती है। और इसी के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जो कहलाता है नेट, NET नेट, जिसको पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसी के साथ एक और शब्द जुड़ा होता है, वो जेआरएफ। इसका मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि आप यदि कहीं पर भी किसी भी कॉलेज में गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये जो टेस्ट होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब ये एलिजिबल बनाता है आपको कि आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आई हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जो जेआरएफ होता है, ये पेपर एक ही होता है, इन दोनों का पेपर एक ही होता है, बस रैंक का अंतर होता है। यदि आपकी रैंक अच्छी आ जाती है तो आपको जेआरएफ मिल जाता है, जिसके तहत आपको गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देती है। फेलोशिप के रूप में हर महीने 30 से 35 हज़ार रुपये का आपको कॉलेज के द्वारा भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप यूजीसी नेट के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण बात करते हैं कि कौन व्यक्ति आखिर इसको दे सकता है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वो भी 55% मार्क्स के साथ। 55% ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5% का छूट होता है। यानी कि यदि रिजर्व कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आप 50% मार्क्स के साथ भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरा कंप्लीट नहीं है, क्या मैं पेपर दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। तो आपके लिए खुशखबरी है, आप यदि आपकी जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी है, यदि आप उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं तब भी आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण बात है वो है एज लिमिट के बारे में। आखिर एज लिमिट क्या होती है, इसको समझ लेते हैं भाई। तो समझते हैं। देखो, जो जैसे कि मैंने बताया, जो यूजीसी नेट होता है वो नेट और जेआरएफ दो प्रकार का होता है। नेट का मतलब होता है कि आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, और जो जेआरएफ होता है, जेआरएफ से आप जो रिसर्च फील्ड होता है, यानी कि जैसे पीएचडी होता है, पीएचडी वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। आप कितनी भी आयु के हो जाएं आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। यानी कि आप उसका जो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कराया जाता है उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें नेट जेआरएफ की, तो जेआरएफ के लिए अधिकतम जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो लोग हैं उनके लिए 30 साल अधिकतम एज रखी गई है। यदि आप ओपन कैटेगरी से हैं और जेआरएफ का फ़ायदा यानी कि लेना चाहते हैं तो आपकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर आपको जेआरएफ का जो स्पॉन्सरशिप है वो आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी कि आप 35 साल की आयु तक, SC ST OBC वाले 35 साल की आयु तक जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें क्वालिफाई होकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं जो फीमेल कैटेगरी होती है।
फीमेल चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो, दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों 35 साल की उम्र तक आप जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि जेआरएफ में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी आखिर क्या होती है एज लिमिट, है ना। यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी उम्र में है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जेआरएफ का प्रॉफिट लेने के लिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी में 30 साल और जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनमें कम से कम आपको अधिकतम 35 साल की उम्र तक आप जेआरएफ का प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो सभी लोग पूछते हैं कि ये इतना जानकारी बताऊँ कि भाई कौन दे सकता है, क्या एज रिलैक्सेशन है, ये सब जानकारी के बाद देखते ये है कि आखिर इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे होता है, कब, है ना, कितने पेपर होते हैं, किस प्रकार से पेपर होते हैं, इन सारी बातों की जानकारी के लिए प्लीज़ आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें, तभी आप जो यूजीसी नेट के बारे में समस्त जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, समझिएगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होते हैं, जिसमें जो पेपर फर्स्ट होता है वो सभी सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कॉमन होता है और इसमें कुल मिलाकर के 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्न होते हैं जिसके लिए जो मार्किंग की जाती है वो 100 नंबर के होते हैं, यानी कि एक जो प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है। इसी प्रकार से जो पेपर 2 होता है, इसी में पेपर 2 में भी पेपर जो 2 होता है ये सब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपको जिस विषय से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे उसी विषय से आपको ये वाला पेपर सॉल्व करना पड़ेगा और इसके जो आपके पेपर में आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं और इसकी मार्किंग की जाती है 200 नंबर। तो मेरे हिसाब से पेपर के बारे में समझ गए हो, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर नंबर 1 जो कि सभी कैंडिडेट के लिए कॉमन होता है और पेपर नंबर 2 जो कि एक सब्जेक्टिव होता है ना। पहला पेपर 50 क्वेश्चन का होता है जिसमें 100 नंबर आते हैं और जो दूसरा पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन का होता है जिसमें 200 नंबर टोटल होते हैं, ठीक है, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का, समझ पाएंगे आप। दूसरी बात, एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं। ये जो एग्जाम होता है ऑनलाइन मोड पर किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो सारे के सारे जो एग्जाम होते हैं ये दोनों पेपर जो होते हैं आपके ऑनलाइन होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ये भी आपको लिखने नहीं होते हैं ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जैसे कि 1 डे एग्जाम में होते हैं कि भाई 4 विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से एक आपको सही आंसर चुनना पड़ता है। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कि यदि आप गलत क्वेश्चन का आंसर गलत भी दिए जाते तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, समझ गए भाई आप लोग। इसकी बाद टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो ये जो एग्जाम होता है टोटल 3 घंटे का होता है और इसमें जो मीडियम होते हैं, आप हिंदी या अंग्रेजी मीडियम की में से किसी भी एक माध्यम में अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी भाई, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है ना, और सारी की सारी बातें मैंने बता दी हैं। इसके बाद जो बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस को जानने के लिए मैंने बता दिया, इसमें जैसे कि 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर में से जो पेपर नंबर फर्स्ट होता है उसका जो सिलेबस होता है वो होता है, जब पहला जो होता है उसमें सिलेबस में आता है टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, तीसरा जो आता है डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, चौथा आप देख लीजिए भाई जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आता है, ये भी आपके सिलेबस में जो फर्स्ट पेपर है ये जोड़ा गया है जो कि कॉमन पेपर होता है। तीसरा जो होता है भाई लॉजिकल रीजनिंग, अगला इसके बाद जो आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और लास्ट जो इसके टॉपिक का नाम है उसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इस प्रकार से आपने सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है ना। इसको आगे बढ़ाते हैं और एक सिलेबस के बाद जानते हैं कि भाई इसमें आखिर एग्जाम फ़ी क्या होती है ना, कितने पैसे पे करने पड़ते हैं इसके लिए, तो आप समझ जाइए बात को। एग्जाम फी की बात करें तो यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 1000 रुपये की एग्जाम फी देनी पड़ती है, और इसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी के उसके लिए 500 और SC/ST के लिए 250 रुपये यानी कि 250 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। एग्जाम फी के बाद जानने के बाद आप जानते हैं क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होते हैं, यानी कि आपको कितने % मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जैसे कि आप जानते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने चाहिए, जब आप नेट JRF को क्वालिफाइड कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको
5% का छूट मिलता है, यानी कि आप 35% मार्क्स लाकर भी टोटल जो 300 मार्क्स हैं उनमें से ला करके भी आप नेट JRF को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कई बार लोग बार बार पूछते हैं कि भाई आखिर इसकी बताइए, यदि आप एक बार नेट या JRF को क्वालिफाइड कर लेते हैं तो ये कितने साल तक वैलिड रहेगा। इसके लिए आपको जानने के लिए, जैसे मैंने बता चुका है, ये इसके 2 शाखाएं होती हैं। UGC जो नेट होता है, नेट और JRF। नेट का मतलब होता है इसलिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो इसके लिए यदि आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपका ये लाइफ टाइम रहता है। हाँ, ठीक सुना, लाइफ टाइम का मतलब होता है यदि आप नेट को एक बार क्वालिफाइड कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बात करी जाए यदि JRF की, जो कि आप इसमें सबसे है ना हाईएस्ट कट ऑफ वालों को मिलता है, तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है, जिस तारीख से आपका जो नेट JRF एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आता है, उससे अगले 2 साल में आपको, यदि आप PhD में एडमिशन लेते हैं तो ही आपका वैलिड रहेगा। यदि आप 2 साल के बाद इसमें किसी PhD यानी कि रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो आपकी जो JRF की वैलिडिटी है वो समाप्त हो जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं भाई एग्ज़ाम कब होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तो इसकी बात करते हैं एग्ज़ाम कब होता है। तो जो UGC है वो NTA के माध्यम से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से साल में 2 बार एग्ज़ाम कराता है। अभी कोरोना काल चल रहा था इसलिए कुछ एग्ज़ाम में डिले हुआ है, बाकी हर साल जून और दिसंबर 2 बार हर साल 6-6 महीने में इसके एग्ज़ाम होते हैं। तो आप लोग इसको भी जान रखिएगा भाई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार लड़के पूछते हैं कि भाई इतने साल मेहनत करने के बाद और आप दोनों क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आखिर इसके हमें क्या फ़ायदे रहेंगे, इन पर भी हमको बात करनी चाहिए। तो हाँ भाई, फ़ायदे के लिए ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आप UGC नेट को क्वालिफाइड कर देते हैं तो देश के किसी भी कॉलेज में कभी भी यदि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने UGC नेट क्वालिफाइड करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एक अलग से टेस्ट देना पड़ता है, जिसके लिए समय समय पर वैकेंसीज आती होती हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप यदि कभी किसी भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी प्राथमिकता दी जा सकती है इस UGC नेट क्वालिफाइड करने के बाद। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने अपने स्तर से सारी चीज़ें UGC नेट के बारे में बताने की कोशिश की है। यदि इसके बाद भी कोई आपके मन में डाउट रह जाता है तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।